नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज दिल्ली और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं लाइव न्यूज दिल्ली की सुर्खियों की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज विधानसभा में वाहनों से होने वाली वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर कैग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान राजधानी के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने बताया कि 2026 तक दिल्ली की सड़कों पर 11,000 बसें दौड़ेंगी, जो सार्वजनिक परिवहन को मजबूत कर वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगी। सीएम ने पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी नीतियों ने दिल्ली की हवा को जहरीला बनाया है और संसाधनों का दुरुपयोग किया है। उन्होंने कहा, हमारी सरकार पहले दिन से ही इस दिशा में काम कर रही है। इसके तहत रूट रैशनलाइजेशन को ठीक कर हर कोने तक बसें पहुंचाई जाएंगी। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार होगा और 2026 तक 18,000 सार्वजनिक और 30,000 निजी चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1,000 वाटर स्प्रिंग्स मशीनें पूरे साल तैनात हो जाएंगी। सीएम ने कहा, पिछली सरकार ने इसे सर्दियों तक सीमित रखा, जबकि प्रदूषण साल भर की समस्या है। दिल्ली में प्रवेश करने वाली बाहरी वाहनों के लिए नई नीति लाई जाएगी, जिससे प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। वहीं ई वेस्ट के निपटार के लिए एक नया इको पार्क बनेगा, जबकि 70 लाख नए पौधे लगाकर हरित क्षेत्र बनाया जाएगा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, पिछले पौधरोपण कागजों तक सीमित थे। हम स्कूलों और नगरियों को जोड़कर इसे सफल बनाएंगे। साथ ही एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित होगा, जो वायु गुणवत्ता और कचरे की निगरानी करेगा। पुराने वाहनों पर सख्ती और इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन भी सरकार की प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने कहा, हम घोषणाओं तक सीमित नहीं रहेंगे, दिल्ली को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक और बड़े घोटाले का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने फर्जी फार्मेसी रजिस्ट्रेशन रैकेट का भांडाफोड़ किया। हजारों फार्मासिस्टों का अवैध पंजीकरण का मामला सामने आया। बड़ी बात यह है कि इस घोटाले के आरोप में कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक ये अरविंद केजरीवाल सरकार के समय का घोटाला बताया जा रहा है। वहीं इस घोटाले के तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हजारों फार्मासिस्टों का अवैध पंजीकरण किया गया। बिना उचित टेंडर प्रक्रिया के वीएमसी नामक निजी फर्म को ऑनलाइन पंजीकरण का काम सौंपा गया है। घोटाले में कई दलाल, कॉलेज कर्मचारी और प्रिंटिंग शॉप मालिक शामिल हैं। फर्जी डिप्लोमा और प्रमाण पत्र तैयार कर अवैध रूप से पंजीकरण कराए गए। मामले में पूर्व रजिस्ट्रार और क्लर्क सहित कुल 47 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक को चर्चा और उसे पारित कराने के लिए लोकसभा में बुधवार को पेश किए जाने से पहले दिल्ली पुलिस ने कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि असामाजिक तत्व कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ न पाए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम उजागर करने की शर्त पर बताया, कई संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने रात्रि गश्त बढ़ा दी है और अतिरिक्त तैनाती की व्यवस्था की जाएगी। दिल्ली में वायु प्रदूषण एक बड़ी चिंता है। दिल्ली में भाजपा सरकार आते ही इस पर चिंतन मनन शुरू हो गया है। इसको लेकर विधानसभा में खास चर्चा भी की गई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह क्या है, इसका खुलासा हो गया है। इसमें कार समेत कई वाहनों के पीयूसी प्रमाण पत्र जारी करने की अनियमितताएं, वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली का विश्वसनीय न होना और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का खराब क्रियान्वयन शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा यह रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा में पेश की गई। वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर दिल्ली की स्थिति बिगड़ने के पीछे प्रमुख कारणों के रूप में प्रमुख नीतिगत कमियों और कमजोर क्रियान्वयन तथा एजेंसियों के बीच खराब समन्वय को उजागर किया गया है। बीते दिन लोकसभा में वक्फ बिल पर हुई चर्चा के दौरान भाजपा सांसद कमलजीत सहरावत ने खुद को वक्फ का पीड़ित बताया था। इसके बाद से ही पोचनपुर गांव के साथ शमशान घाट चर्चा में बन गई। संसद में बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत ने बताया कि द्वारका के आमराही गांव में उनका खुद का घर है। वहां से 200 मीटर दूर मंदिर पर वक्फ बोर्ड ने लोगों ने वक्फ की जमीन होने का दावा किया है। हंस की पत्नी रेशम कौर का निधन हो गया। दिल की बीमारी से जूझ रही रेशम ने दोपहर 1 बजे अंतिम सांस ली। हार्ट अटैक के बाद 5 दिन अस्पताल में थी। अंतिम संस्कार शफीपुर में पंजाबी सिंगर और फैंस को दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, जिसके बाद अब शोक संतावना सभी फैंस उन्हें दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग अपनी संवेदनाएं जता रहे हैं। आइए इस दुखद घटना और हंसराज की जिंदगी की कुछ खास बातों को करीब से जानते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रेशम कौर ने दोपहर 1 बजे अपनी आखिरी सांस ली। वो दिल की बीमारी से जूझ रही थी। कुछ समय पहले उनके दिल में स्टेंट डाला गया था।
लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती किया गया था। रेशम के भाई परमजीत सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक हुआ था। उस वक्त डॉक्टरों ने उनकी हालत को स्थिर कर लिया था, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाए। परमजीत ने यह भी कहा कि गुरुवार सुबह 11 बजे शफीपुर में रेशम का अंतिम संस्कार हुआ। ये खबर सुनकर हर कोई स्तब्ध है। हंसराज हंस का नाम सुनते ही उनकी मखमली आवाज कानों में गूंजने लगती है। पंजाबी संगीत के बादशाह कहे जाने वाले हंसराज ने बॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। कच्चे धागे, बिच्छू और जोड़ी नंबर 1 जैसी फिल्मों में उनके गानों ने धूम मचाई। संगीत के अलावा हंसराज ने राजनीति में भी कदम रखा। वो उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सांसद रह चुके हैं। 2024 में बीजेपी ने उन्हें फरीदकोट से लोकसभा चुनाव में उतारा, लेकिन वहां उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज उनके फैंस उनके दुख में साथ खड़े हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस के बाद बुधवार देर रात लोकसभा में बहुमत से मंजूरी दे दी गई। इस दौरान सरकार और विपक्ष के बीच काफी तीखी बहस भी देखने को मिली। निचले सदन ने इस कानून को पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोटों के साथ पारित किया। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में सुधार करना, प्रौद्योगिकी संचालित प्रबंधन शुरू करना, जटिलताओं का समाधान करना और पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। अब सरकार इस बिल को गुरुवार को ही राज्यसभा में पेश कर रही है, जहां लोकसभा की तरह ही सरकार और विपक्ष में जोरदार बहस देखने को मिल रहा है। सरकार ने कहा कि अगर वक्फ संशोधन विधेयक नहीं लाती है तो संसद भवन समेत कई इमारतें दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जाती और कांग्रेस के शासनकाल में वक्फ संपत्तियों का सही से प्रबंधन होता तो केवल मुसलमानों की ही नहीं बल्कि देश की तकदीर भी बदल जाती। वहीं केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर चर्चा और पारित कराने के लिए रखते हुए ये भी कहा कि इसके माध्यम से सरकार और वक्फ बोर्ड मस्जिद समेत कई धार्मिक संस्था के किसी धार्मिक कामकाज में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ विपक्षी दलों के दावों को खारिज करते हुए कहा कि 1995 में जब कई संशोधनों के साथ व्यापक कानून बनाया गया था तब किसी ने नहीं कहा था कि ये असंवैधानिक और गैर कानूनी है। किरेन रिजिजू ने कहा, आज हम इसे सुधार कर ला रहे हैं तो ये असंवैधानिक लग रहा है। तर्कों पर बात कीजिए। जिन बातों का विधेयक से कोई लेना देना नहीं, उन पर बात की जा रही है और लोगों को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार मस्जिद, दरगाह और मुसलमानों की संपत्तियों को छीन लेगी, जो पूरी तरीके से गुमराह करने वाली बात है। रिजिजू ने साफ किया कि यह विधेयक पूर्वगामी में प्रभाव से लागू नहीं होगा। उन्होंने इस विधेयक की जरूरत के कारण गिनाते हुए कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले 2013 में तत्कालीन संप्रग सरकार ने कुछ ऐसे कदम उठाए जिनसे कई संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड के पास चली जाती। रिजिजू ने कहा कि 2013 में पहली बार वक्फ कानून में ये बदलाव किया गया था कि इस देश में किसी भी धर्म का व्यक्ति वक्फ बना सकता है। उन्होंने कहा इसके अलावा ऐसे प्रावधान किए गए कि शिया वक्फ में शिया ही रहेंगे, सुन्नी वक्फ में सुन्नी ही रहेंगे और बाहर से कोई और नहीं आ सकता। माननीय सदस्यगण, शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है। पक्ष में 288, विपक्ष में 232। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। लॉबी खोल दी है, माननीय सदस्य लॉबी खोल दी है, लॉबी क्लियर कर दी है। अब हम आइटम नंबर 13 सभा के निर्णय के लिए ले रहे हैं। प्रश्न ये कि विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। माननीय मंत्री जी, संशोधन संख्या 2। माननीय मंत्री जी, I move the amendments.
अगली खबर लता ऑडियो वीडियो फिल्म यानी लता एवी फिल्म में है, जो कि नया वीडियो एल्बम रिलीज किया गया है जो दर्शकों को बहुत पसंद आ रही है। लता एवी फिल्म शॉर्ट फिल्म एल्बम में काम करने के लिए आप भी आमंत्रित हैं। लता एवी फिल्म @gmail.com पर अपना रिज्यूम सेंड करके आप इसमें काम करने का मौका पा सकते हैं। और साथ ही लता एवी फिल्म की जो नई वीडियो रिलीज हुई है वो आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहे लाइव न्यूज दिल्ली और साथ ही अपनी खबरें दुनिया तक पहुंचाने के लिए मेरी वेबसाइट www.livenewsdelhi.com पर संपर्क करें। नमस्कार। अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लाइव न्यूज दिल्ली को और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइव न्यूज दिल्ली।